ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Present sir. Present teacher. Yes sir. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बच्चों सभी को नमस्कार। आज हम इस सेतुबंध कार्यक्रम में 10वीं कक्षा के छात्रों को आदरणीय स्वागत करता हूं। मेरा नाम संजय कुमार गणपति राठौड़, सरकारी हाई स्कूल बाचनहट्टी, मागड़ी तहसील और रामनगर जिला से मैं आया हूं। तो देखिए बच्चों, अब हम इस सेतुबंध कार्यक्रम में आज मैं आप लोगों के सामने 2 विषयों के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। पहला विषय है निबंध रचना और उसके बाद पत्र लेखन। इन 2 विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठशाला का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो देखिए निबंध, तो आप सोच रहे होंगे ये निबंध क्या है। तो हर बच्चों को हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि निबंध क्या होता है। तो देखिए आप निबंध के बारे में एक साथ हम एक एक करके उसके बारे में समझेंगे और विस्तार के समझेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर आप निबंध को अच्छी तरह से जानकारी हासिल करेंगे तो आपको 4 अंकों का फायदा होगा। तो देखिए निबंध शब्द नी तथा बंध, इन 2 शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधा हुआ, अर्थात किसी विषय पर अपने विचारों एवं अनुभवों का व्यवस्थित रूप लिखा गया लेख या कोई रचना है, उसे हम क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम निबंध मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के निबंध होते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विवरणात्मक निबंध, तीसरा आता है भावनात्मक निबंध और चौथा है विचारात्मक निबंध। तो बच्चों, इन निबंधों में इन 4 जो मुख्य प्रकार होते हैं, तो इन चारों मुख्य प्रकारों के बारे में हम अच्छी तरह से एक के बाद एक करके हम इसको बारे में समझेंगे। तो देखो बच्चों, अब हम वर्णनात्मक निबंध के बारे में देखेंगे। ये वर्णनात्मक निबंध क्या है उसके बारे में देखिए। वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिनमें विषय विशेष के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है। जैसे किसी मेले, तो देखिए मेला का मतलब अब ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮೇಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ, त्योहार ಅಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬಗಳು, ऋतु आदि का वर्णन करना इस वर्णनात्मक निबंध में आता है। और हम देखेंगे दूसरा निबंध के बारे में देखेंगे, विवरणात्मक निबंध। यह विवरणात्मक निबंध क्या होता है? तो देखिए विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिनमें विषय का विवरण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? विषय का विवरण दिया जाता है। हम उसे क्या कहते हैं? विवरणात्मक निबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए विशेष स्थानों, तो देखिए आप कोई स्थान के बारे में अब कहा जाता है कि ताजमहल आगरा के बारे में लिखिए, या कोई घटनाओं के बारे में हो, कोई स्मारकों के बारे में हो, यात्राओं का विवरण प्रस्तुत करना हो, इसके बारे में जो लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विवरणात्मक निबंध कहते हैं। अगला तीसरा है भावनात्मक निबंध। तो देखिए आप इसे देखते ही आप लोगों को पता चलता है कि भावनात्मक निबंध क्या होता है। जो भावनात्मक निबंध में भावों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनमें किसी विषय के बारे में, जैसे हम देखते हैं परोपकार, तो आपको कहा जाता है कि परोपकार के बारे में एक निबंध लिखिए, या मित्रता, मानवता आदि विषयों पर लिखने वाला अपने मन के भावों को प्रकट करता है।
जो भावनाओं को प्रकट करते हुए लिखा जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? भावनात्मक निबंध कहते हैं। अच्छा बच्चों, तो आगे देखेंगे जो विचारात्मक निबंध। ये विचारात्मक निबंध क्या है? तो विचारात्मक निबंध में किसी विषय के पक्ष हो, विपक्ष हो, हानि, लाभ। उदाहरण के लिए इंटरनेट के बारे में लिखिए, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे मन में आने वाले जो विचारों को हम व्यक्त करते हैं, तो इंटरनेट के बारे में लिखे। इंटरनेट से हानि भी होती है और लाभ भी है। ऐसे अनेक विषयों के बारे में पक्ष, विपक्ष, हानि, लाभ आदि के विषय में विचार व्यक्त किए जाते हैं। जो अपने मन में आया हुआ विचारों को हम व्यक्त करते हैं। यह निबंध देश तथा समाज की समस्याओं से जुड़े होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले विषय हो सकते हैं, जैसे देखिए इंटरनेट। मैंने पहले ही कहा चुका हूं आपको इंटरनेट के बारे में। प्रदूषण की समस्या, आजकल हमारी जनसंख्या की समस्या, आतंकवाद, ये आदि विचारों के बारे में हम विचारात्मक रूप से हम बताते हैं, तो ऐसे निबंधों को हम क्या कहते हैं? विचारात्मक निबंध कहते हैं। बच्चों, आप लोगों को समझ में आया हुआ है हम विचारात्मक निबंध को किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद देखेंगे तो निबंध की अंग। तो देखिए, जो भी हम निबंध की रचना किया जाता है, तो उस निबंध को किस तरह से लिखना चाहिए, उसके ढांचा क्या होना चाहिए। हम क्या देखते हैं? पहला अंग क्या है? भूमिका को देखते हैं, और दूसरा है विषय विस्तार, और तीसरा है उपसंहार। तो देखिए, निबंध लेख में इन 3 अंग प्रमुख होते हैं। इसके साथ जो भी हम निबंध जो दिया जाता है, उसके आधार पर जो उप अंगों को भी हम बनाकर निबंध को प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे निबंध भी होते हैं कि जो आपको कुछ आधार बिंदुओं को भी दिया जाता है। अगर आपको आधार बिंदु दिया जाए, इससे आपको दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जो भी आधार बिंदु दिया जाता है उसके आधार पर आप लोग निबंध लिख सकते हैं। अगर वहां पर आधार बिंदु नहीं दिया गया है, तो इन तीनों अंगों के आधार पर, तो देखिए भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार, इन तीनों के आधार पर हम निबंध की रचना करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आगे हम भूमिका क्या है, विषय विस्तार क्या है, उपसंहार किसे कहते हैं, उसके बारे में एक के बाद हम विस्तार को उसको समझेंगे। तो बच्चों, निबंध के अंग, पहला अंग है भूमिका। निबंध का पहला अंग भूमिका होती है। भूमिका में विषय को 4-5 वाक्यों में समझाया जाता है। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। जब आप निबंध लिखते हैं, तो जो प्रस्तावना के तौर पर जो आपको जो विषय दिया जाता है, उस विषय में क्या है उसके समझाते हैं ना आप, उसे क्या कहते हैं? प्रस्तावना। यानी कि प्रस्तावना ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़े से थोड़े 4-5 वाक्यों में होना चाहिए प्रस्तावना। उसके बाद आता है दूसरा अंग। निबंध के दूसरा अंग है, क्या है? विषय विस्तार। निबंध का दूसरा अंग विषय विस्तार है। विषय विस्तार में विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार से लिखा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विषय विस्तार कहते हैं। तो निबंध रचना में विषय विस्तार का महत्व बहुत बड़ा है। क्यों? आप देखिए, विषय विस्तार में क्या हो सकते हैं। तो आपको एक निबंध दिया जाता है, तो आप लोग कुछ विषय विस्तार में उप अंगों को भी आप बना लेना चाहिए। मैंने कहा पहले, लाभ, हानि, इंटरनेट से लाभ, हानि, महत्व, इस तरह से आप उसे क्या विषय विस्तार में आप एक के साथ एक लिख सकते हैं। उसके बाद आता है निबंध के तीसरा अंग है उपसंहार। उपसंहार, इस उपसंहार निबंध का तीसरा और अंतिम भाग है। इस भाग में निबंध में बताई गई सारी बातों को निष्कर्ष लिखा जाता है। यानी कि जो आप कंक्लूजन आते हैं, जो इस निबंध से आपको क्या जानकारी मिली है, इससे क्या लाभ हुआ है, उसके बारे में आप उसे उपसंहार में आप लिख सकते हैं। इस तरह से इन अंशों के आधार पर हम निबंध की रचना करते हैं। तो बच्चों, मुझे समझना हूं कि मಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ
ಈ ನಿಬಂಧದ ಅಂಗಗಳೇನೇನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತಗಳಿರ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಅಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಿಬಂಧ ಲಿಖತೆ ಸಮಯ ಧ್ಯಾನ ರಖನೆ ಯೋಗ್ಯ ಬಾತೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಗೋ ಹಾಗೋ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ. तो देखिए, पहला हमारा मुख्य ध्यान देने योग्य बात यह है, निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए. तो देखिए, हम निबंध लिखने से क्या समझ लेना चाहिए? विषय को समझ लेना चाहिए. किसके बारे में पूछा गया है, क्या बताया गया है, इसलिए हम निबंध के विषयों को हम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए. उसके बाद निबंध के विषय को समझने के बाद निबंध से संबंधित बिंदुओं को समझना चाहिए. यानी कि बिंदुओं का मतलब होता है आधार बिंदु. जो आप निबंध में किन किन आधार बिंदुओं के आधार पर आप इस निबंध की रचना करने वाले हैं, वो आपको जानकारी होनी चाहिए. और उसके बाद है तीसरा, इसके बाद निबंध की भूमिका बनाइए. आप देखिए, निबंध की भूमिका को आप बना लेना चाहिए. और चौथा है, प्रत्येक बिंदु को एक अलग अनुच्छेदों में लिखें. प्रत्येक बिंदु को आप अलग अलग भाग करके अलग अलग विचारों को आप वहां पर प्रस्तुत करना चाहिए. और पांचवा है निबंध की भाषा. निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और सुबोध होना चाहिए. बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि हमारी निबंध जो रचना करते हैं उसकी भाषा कैसी होना चाहिए? सरल होना चाहिए और सुबोध होना चाहिए. लिखावट भी अच्छी तरह से रहना चाहिए. तब इन निबंध लिखते समय हमें ध्यान देने योग्य बातों को आप लोग अच्छी तरह से समझिए. अब हम देखेंगे, आपके पाठ्य पुस्तक में निहित निबंध के विषय दिया गया है. आपकी 10वीं कक्षा के किताब में यहां पर दिया गया है. जनसंख्या की समस्या, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पर्यटन का महत्व, नागरिक के कर्तव्य, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, वन महोत्सव. इन विषयों के बारे में आप लोग क्या करना चाहिए? ध्यानपूर्वक आप इसे देखना चाहिए. इन निबंधों को हम किन किन आधार बिंदुओं द्वारा हम यहां लिख सकते हैं, उसके बारे में आप अच्छी तरह से समझिएगा. तो देखिए, हमारा अगला है कुछ अन्य निबंध के विषय में, यानी कि समाज में होने वाली कुछ विचारों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के निबंध भी दिए जाते हैं. तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन भी कहा जाता है, मेक इन इंडिया, कोरोना या कोविड-19 ऐसा भी निबंध दिया जाता है. इंटरनेट का महत्व, विज्ञान से लाभ हानि, समय का महत्व, खेलों का महत्व. इन निबंधों को आप किन किन आधार बिंदुओं के साथ लिखा जाता है उसे आप लिखते जाना चाहिए. तो बच्चों, हम आगे देखेंगे पर्यटन का महत्व. तो देखिए, पर्यटन का महत्व क्या है, ये अगर आपको ये निबंध दिया जाता है तो पहले हम क्या किन किन अंगों को हम ध्यान देना चाहिए? पहले लिखना चाहिए पर्यटन का अर्थ को लिखना चाहिए. उसके बाद पर्यटन एक उद्योग है. पर्यटन क्या है? एक उद्योग. पर्यटन से लाभ और उपसंहार, इन अंशों को आप ध्यान लेकर पर्यटन के महत्व को आप निबंध के रूप में समझाना चाहिए. अगला हम देखेंगे दो, स्वास्थ्य और स्वच्छता. इसे हम कुछ अंगों को हम यहां पर दिया गया है. पहला है प्रस्तावना, महत्व, आवश्यकता और उपसंहार. अब देखिए, मैं आप उदाहरण में एक निबंध को यहां पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं. आप इसे ध्यान से देखिए. वन महोत्सव, पहले यहां पर लिखा गया प्रस्तावना. प्रस्तावना क्या होना चाहिए? अगर हम वन महोत्सव के बारे में निबंध लिखने जा रहे हैं तो हमें प्रस्तावना को क्या लिखना चाहिए? मानव जीवित रहने के लिए वन्य संपदा की उन्नति ही आवश्यकता है. जितनी अन्य संपदाओं की, पौधे और जंतु दोनों ही वन के अंग है. यदि एक अंग समाप्त हो जाए तो समूचा वन समाप्त होता है. तो देखिए, इस प्रकार की, यानी कि आजकल वनों का कितना प्रामुख्यता है, इन प्रस्तावना को देखते ही हमें पता चल रहा है. और उसके बाद देखेंगे वृक्षों का महत्व. आजकल वृक्षों का महत्व क्या है? वृक्षों से अनेक उपयोग है. वे है लकड़ी प्राप्ति,
उद्योगों के लिए कच्चा माल, फलों की प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति, पशुओं को चराचर, ईंधन की प्राप्ति, पशु पक्षियों का संरक्षण करना, बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति आदि, जलवायु वर्षा में सहायक, भूमि कटाव पर रोक। अगर देखिए जब बारिश आता है, भूमि कटाव होता है तो पेड़ के जड़ों से हम रोक सकते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण, राष्ट्र की सुरक्षा, पर्यावरण को शुद्ध रखना, वैज्ञानिकों के मतानुसार स्वस्थ वातावरण के लिए 33% भूमि पर वन होना चाहिए। इससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। यह है वृक्षों का महत्व को। हम अगला पॉइंट के बारे में देखेंगे, उपसंहार। उपसंहार में हम देख सकते हैं कि वनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। वन किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का आधार होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि एक उगता हुआ पेड़ प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। अतः सरकार को वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधे लगाकर इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देना चाहिए। यही है वन महोत्सव। आप लोग हर साल अपनी पाठशाला में वन महोत्सव को मनाते हैं। जून 5 को आप वन महोत्सव मनाते हैं, तब हम इन अंशों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन ही इस वातावरण से बना हुआ है। हमारे स्वस्थ शरीर के लिए रहने के लिए हमारे वातावरण या पर्यावरण की रक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। तो बच्चों, अब तक आप लोगों ने निबंध की रचना और निबंध के प्रकार और निबंध के अंगों के बारे में आप लोगों ने बहुत विस्तार के साथ समझा है। तो हम अगला पाठ के बारे में जाएंगे। मैंने से पहले ही कहा था आपको, आज जो पाठ होने वाला है वो निबंध रचना और पत्र लेखन। अगला हम पत्र लेखन की तरफ जाएंगे। तो पत्र लेखन लिखने का ही कम हो गया है, क्योंकि आप लोग देखते हैं पहले अगर हमारे किसी को हम जो कोई संदेश देना चाहते हो तो हम क्या पत्र के द्वारा देते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है। जमाना किस तरह से बदलता जाता है, माहौल भी ऐसा बदल गया है। आजकल पत्र लिखने का तो सब भूल चुके हैं। आप कोई भी हो मोबाइल में बात करते हैं, हल्लो हल्लो हो गया। तो इसलिए पत्र लिखने का जो ढांचा है उसे भी छात्र सब आप लोग भूल रहे हैं। लेकिन इस पत्र लेखन का उद्देश्य है जो हमारे पहले से आया हुआ है उसे हम बनाए कायम रखना चाहिए। तो देखिए, पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है व्यावहारिक पत्र और दूसरा है पारिवारिक पत्र। तो बच्चों, आज हम छुट्टी पत्र के बारे में, कोई कारण देते हुए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अगर आपको इस तरह से जो विषय दिया जाता है तो आप इस पत्र लेखन को किस तरह से लिखना चाहिए यहां पर बताता हूं आपको। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य का कारण देते हुए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। और तीसरा है भाई बहन की शादी का कारण देते हुए छुट्टी के लिए पत्र लिखिए। तो बच्चों, आपको इन 3 विषयों में से आपकी परीक्षा की दृष्टि से हो या आपकी पाठशाला में हर बार इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, आप इसे गौर से और ध्यान देकर आप इसको समझना चाहिए। अगर आप पत्र लेखन को समझेंगे तो आपको कितने अंक मिल सकते हैं? 5 अंक मिल सकते हैं। तो देखिए, निबंध लेखन में 4 अंक और पत्र लेखन में 5 अंक, कुल आप 9 अंक पा सकते हैं। गांव जाने का कारण देते हुए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। कोई कारण देते हुए, अस्वस्थता के कारण, भाई बहन की शादी और गांव जाने के लिए, इन 4 विषयों को आप ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, पहला आता है प्रारंभ। पत्र की प्रारंभ किस तरह से होना चाहिए। तो पहले हम लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं। उसके बाद प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है जो हम पत्र लिखने वाले को हम प्रेषक कहते हैं। पत्र लिखने वाले को क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं। जो पत्र लिख रहा है बंदा, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं। और देखिए यहां पर अब क, सरकारी विद्यालय मागड़ी। सेवा में, सेवा का मत, सेवा में यानी कि हम जो किसे पत्र लिख रहे हैं। अगर हम छुट्टी पत्र किसे लिखते हैं? हमारे अध्यापक को हम छुट्टी पत्र लिखते हैं। तो देखिए यहां पर हो सकता है प्रधान अध्यापक जी या प्राचार्य। और
उस पाठशाला का नाम लिखते हैं सरकारी विद्यालय मागड़ी। तो देखिए आदरणीय महोदय, तो यहां संबोधन है, हम तो रिस्पेक्ट के लिए बोलते हैं आदरणीय महोदय कहते हैं, और इतना है। उसके बाद विषय, तो देखिए पहले मैंने कहा दिनांक, प्रेक्षक, उसके बाद संबोधन, उसके बाद विषय क्या है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, उसके बाद आता है कलेवर। जो पत्र का कलेवर कैसा होना चाहिए, यहां पर देखिए उपर्युक्त विषय के संबंध में मेरे गांव मोहल्ले में मेला है, यानी कि आपको वहां पर दिया, पहले ही मैंने बता चुका हूं कि कोई कारण देते हुए, कोई कारण यानी कि यहां पर एक कारण दिया गया है, मेरे गांव मोहल्ले में मेला है। मेला का मतलब क्या है, जात्रे, आप कन्नड़ में बोलते हैं जात्रे। अतः दिनांक डैश से दिनांक डैश तक, तो देखिए डैश से डैश, आपसे कब से कहां तक आपको छुट्टी चाहिए। अगर यहां पर 3 दिन विद्यालय में नहीं आ सकता, आ सकती, अगर लड़का हो तो नहीं आ सकता हूं, अगर लड़की हो तो नहीं आ सकती हूं, छुट्टी देने की कृपा करें। इस तरह से कलेवर होना चाहिए। उसके बाद हम धन्यवाद, सधन्यवाद अर्पित करते हैं, और उसका अंत क्या होता है, आपका छात्र, आपकी छात्रा, जो पत्र लिख रहा है, छात्र, छात्रा और अभिभावक के हस्ताक्षर, पिता, माता, भाई, बहन कोई भी हो, उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। तो बच्चों, आप इसे देखने पर आपको पता चलता है कि इन अंशों को ध्यान में रखकर अगर आप पत्र लिखेंगे तो आपको कितने अंक हो सकते हैं, 5 अंक मिल सकते हैं। तो देखिए दूसरा और एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहां पर देखिए सभी सेम हैं। जो पहले कैसा, पहले कलेवर क्या होना चाहिए, संबोधन क्या चाहिए, सब एक ही तरह के होता है। वहां पर लाल आपको रंग दिखाई दे रहा है ना, वहां पर कारण, सिर्फ आप कारण चेंज करना चाहिए। तो देखिए पहले आपको गांव, मोहल्ला या मेले के लिए वहां पर पत्र लिखा गया था, यहां पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर्फ इतना ही आप याद कीजिए, इतना ही चेंज कीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं, अतः दिनांक डैश से डैश तक मैं स्कूल आ नहीं सकता। ध्यान देकर आप इसे समझेंगे, 2 बार 3 बार लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। उसी प्रकार में और एक पत्र यहां पर लाल अक्षर देखिए, वहां पर मेरे भाई, मेरी बहन की शादी है, सिर्फ इतना ही चेंजेस हुआ है। इन चेंजेस क्या हुआ है उसको पर ध्यान दीजिए। मुझे अपने गांव जाना है, इसलिए मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा कीजिए। इस तरह से भी ये एक उदाहरण है। उसके बाद हम देखते हैं प्रवास जाने के लिए रुपये भेजने का अनुरोध करते हुए अपने पिताजी के नाम पर पत्र लिखिए। याद आया, इस वाक्य को आप देखते ही आपको पता चल रहा है कि यहां एक पारिवारिक पत्र है। तो हमने छुट्टी पत्र के बारे में देखा, अब हम देखेंगे पारिवारिक पत्र। तो देखिए पिताजी के नाम पर यहां पर एक पत्र लिखे, इस तरह से यहां पर बताया गया है। तो देखिए किताबें खरीदने के लिए रुपये भेजने का अनुरोध करते हुए अपने पिताजी के नाम पत्र लिखिए। तो देखिए इन दोनों अंश क्या होते हैं, यहां पारिवारिक पत्र है। तो देखिए पहला आता है दिनांक, उसके बाद स्थान, पूज्य पिताजी, आप पत्र किसे लिखते हैं, उनका है पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, मैं यहां कुशल हूं, आप भी वहां कुशल हैं, समझता या समझती हूं, मैं अच्छी तरह पढ़ रहा या पढ़ रही हूं, मुझे पहली संकलनात्मक परीक्षा में अच्छे अंक मिले हैं, अगले महीने हमारे विद्यालय से प्रवास जा रहे हैं, मेरे सहपाठी भी प्रवास जाने के लिए तैयार हैं, मैं भी प्रवास जाना चाहता हूं, प्रवास या यात्रा जाना चाहता हूं या चाहती हूं। 2000 रुपये धनादेश द्वारा भेजने का कष्ट करें, धनादेश यानी कि डाक द्वारा भेजने का कष्ट करें, माताजी को मेरा प्रणाम, भाई को मेरा प्यार। इस तरह से हम कलेवर को लिखते हैं। विषयों को, जो किसके बारे में विषय वहां पर दिया जाता है पिताजी को लिखने के लिए, तब हम विषयों को ध्यान में देना चाहिए। उसके बाद आपका प्रिय बेटा या आपकी प्रिय बेटी, इस तरह से आपको अंतिम छोरे पर पहुंचना चाहिए अब क। और उसके बाद पता, जो आप व्यवहारिक पत्र में जो भी आप सेवा में लिखते हैं टू एड्रेस ऊपर होता है, लेकिन पारिवारिक पत्र में टू एड्रेस हम नीचे लिखते हैं। तो देखिए वहां पर पता,
प्रेक्षक, मैं समझता हूं कि आप लोग व्यवहारिक पत्र और पारिवारिक पत्र के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया है। तो देखिए बच्चों, आपको मैं गृह कार्य देता हूं। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12-15 वाक्यों में निबंध लिखिए। इस प्रकार आपको जो निबंध दिया जाता है, तो पहला देखिए स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत को, इस निबंध को आप लोग किस तरह से लिखना चाहिए? तो देखिए, पहले प्रस्तावना, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान का अर्थ लिखना है, अभियान का प्रारंभ एवं लक्ष्य क्या है, और उसके बाद उपसंहार। इस प्रकार इन आधार बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप लोग स्वच्छ भारत निबंध लिखना चाहिए। दूसरा निबंध दिया जा रहा है आपको जनसंख्या की समस्या। इसके लिए भी यहां पर आधार बिंदु दिया जा रहा है, प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिणाम, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय और उपसंहार। और तीसरा निबंध आपको दिया जा रहा है बेरोजगारी। आप कन्नड़ में क्या कहते हैं? बेरोजगारी को निरुद्योग समस्या कहते हैं। उसके बारे में आप निबंध लिखना चाहिए घर में। उसके लिए आधार बिंदु दिया जा रहा है प्रस्तावना, और बेरोजगारी के कारण क्या हो सकते हैं, उसके निवारण एवं उपाय और उपसंहार। इतना ही नहीं, पर्यटन का महत्व। तो पर्यटन का अर्थ क्या है? पर्यटन एक उद्योग, पर्यटन से क्या लाभ हो सकते हैं, उपसंहार। तो देखिए बच्चों, आप लोग अपने घर में बैठकर और निबंध को आप लोग अच्छी तरह से लिखना चाहिए और समझ लेना चाहिए। उसके बाद निबंध रचना के बारे में आपको गृह कार्य आप लोगों ने लिख लिया है। अब हम अगले पत्र लेखन की ओर चलेंगे। तो देखिए, और एक गृह कार्य है पत्र लेखन। निम्नलिखित विषय के बारे में आप घर में पत्र लेखन लिखना चाहिए। पहला विषय है, कोई का सकारण बताते हुए 4 दिन की छुट्टी के लिए अपनी पाठशाला के प्रधान अध्यापक जी को एक पत्र लिखिए। मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूं, याद से आप लिख लीजिए। तो देखिए, दूसरा है, जीवन में पढ़ाई के महत्व को बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। यहां पर 2 पर, पहला पत्र है व्यवहारिक पत्र और दूसरा पत्र है पारिवारिक पत्र। और तीसरा पत्र दिया जा रहा है, अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हुए पिताजी के नाम एक पत्र लिखिए। और चौथा आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, अपनी बहन की शादी में भाग लेने के कारण बताते हुए अपने पाठशाला के प्रधान अध्यापक जी को एक पत्र लिखिए। तो बच्चों, आपको पत्र लेखन, आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। घर में बैठकर इन चारों पत्रों को आप लिखना चाहिए। अब तक आप लोगों ने इस सेतुबंध कार्यशाला में निबंध रचना के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा है। इतना ही नहीं, आप पत्र लेखन को हम किस तरह से लिखना चाहिए, पत्र लेखन के महत्व को भी आप लोगों ने समझा है। आप अपने घर में बैठकर आप निबंध और पत्र लेखन को अच्छी तरह से लिखिए और समझिए। और अब तक मैंने आपको इन विस्तार के साथ इन पत्र लेखन के बारे में और निबंध के बारे में बताया हूं। मಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಬಂಧ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಪತ್ರ ಲೇಖನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. Present, sir. Present, sir. Present, teacher. Yes, sir. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.